आइए, स्वागत है एक बार फिर उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि या कारक। बीए तृतीय सेमेस्टर, पेपर कोड 301, यूनिट 1। इस वीडियो में विस्तृत व्याख्या के साथ साथ बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्नों के साथ उनके उत्तर दिए गए हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखें आप, हेडिंग डाला गया है आपके लिए समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो कौन से कारक थे जिसकी वजह से समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई है। सामान्य तौर पे आप देखें तो किसी युग की सामाजिक परिस्थितियों तथा तत्कालिक विचारों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, पलता और बढ़ता है, उस सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार और विचारों पर पड़ता है। अतः यूरोप में समाजशास्त्र के उदय को समझने के लिए उस समय के तत्कालीन यूरोपीय समाज तथा विचारों के बीच संबंधों को समझना आवश्यक होगा। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं उसी प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी प्रकार के उसके विचार निर्मित होते हैं और उसी प्रकार का वो व्यवहार करता है। सामाजिक परिस्थितियाँ निरंतर व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि को देखने के लिए यूरोपीय समाज, जहाँ से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना भी ज़रूरी है। और चलिए, प्राचीन यूरोपीय समाज विभिन्न समाजों की भांति ही परंपरावादी समाज था। जो यूरोपीय समाज था वो जिस प्रकार समस्त समाज परंपरावादी थे, ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय समाज भी परंपरावादी था। आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थी। जिस प्रकार की परंपरागत समाज की विशेषताएं होती हैं, ठीक वही विशेषता यूरोपीय समाज की भी थी कि आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है कृषि पर आधारित थी। समाज दो वर्गों में पूर्ण रूप से बटा हुआ था। एक था सामंत, जिसको हम भूमि के मालिक कहें या भूस्वामी कहें या जमींदार कहें, और किसान, भूमि पर काम करने वाले लोग या काश्तकार जो जमींदारों की भूमि पर काम किया करते थे। समाज पूर्ण रूप से इन्हीं दो वर्गों में विभक्त था। धर्म समाज का आधारभूत स्तंभ था। धर्म ही वो आधार था जिसके आधार पर संपूर्ण समाज को संचालित और नियंत्रित किया जा रहा था। धर्म ही यह तय करता था कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। धार्मिक गुरु जो होते थे वही ये तय करते थे कि वास्तव में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। परिवार और नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान था। परिवार और नातेदारी ये प्रमुख आधार स्तंभ थे सामाजिक संबंधों के, जिनके आधार पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो है वो आधारित हुआ करती थी। और राजतंत्र का विशेष महत्व था। समाज में जो राजतंत्र की जड़ें थी वो बहुत गहरी थी। ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर ने राजा को लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। अर्थात समाज के लोग ये मानते थे कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर ने ही उसे भेजा है हमें नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए। आगे देखें हम जो है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 89 और औद्योगिक क्रांति जो 1760 से 1840 के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया, उसने प्राचीन यूरोप के हर पहलू को चुनौती दी। इसी बीच आप देखें तो
फ्रांसीसी क्रांति हुई जो 1789 में हुई, और औद्योगिक क्रांति हुई जो 1760 से मानी जाती है, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1840 तक माना जाता है। यूरोप में ये दो क्रांतियाँ उभर कर सामने आईं, जिससे पूरी प्राचीन यूरोप की जो सामाजिक आर्थिक पहलू थे, उन सभी सामाजिक आर्थिक पहलुओं को इन दोनों क्रांतियों के द्वारा चुनौती दी गई। इसका मतलब कि जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, उन पुरानी व्यवस्थाओं को इन दोनों क्रांतियों ने पूर्ण रूप से चुनौती दी। फलस्वरूप वर्गों का पुनर्गठन हुआ। जो दो वर्ग पाए जा रहे थे, उन दो वर्गों का फिर से पुनर्गठन हुआ, और एक तीसरा वर्ग भी उभर कर सामने आया, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए, जो भी पुराने वर्ग थे वो ध्वस्त होने लगे, नए वर्गों का जन्म होने लगा। धर्म को चुनौती दी जाने लगी। तार्किकता का उदय हो चला था और धर्म को अब चुनौती दी जा रही थी। इसका मतलब कि धर्म जो सामाजिक नियंत्रण और निर्देशन का एक साधन था समाज के, अब उसको चुनौती दी जाने लगी। धर्म का समाज पर से नियंत्रण कम होने लगा। जो नियंत्रण के साधन थे, जो समाज धर्म के द्वारा नियंत्रित होता था, धर्म का प्रभाव कम होने की वजह से समाज पर नियंत्रण जो है वो कम होने लगा। अनौपचारिक संबंधों के स्थान पर औपचारिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। वह संबंध जो कभी अनौपचारिक हुआ करते थे, अब औपचारिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ। महिलाओं की स्थितियों में जो है सुधार देखा गया। राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। और इन्हीं फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण ही जो है फ्रांस में राजतंत्र का पतन हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन दो क्रांतियों ने जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति में दो परिस्थितियाँ या दो कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें पहला कारक आपका है सामाजिक कारक, पहला कारक आपका है सामाजिक कारक और दूसरा कारक है बौद्धिक कारक। इन दो कारकों की चर्चा हमें अब आगे करनी है। अब देखें कि वो कौन सी सामाजिक कारक हैं और जो कौन से बौद्धिक कारक हैं जो समाजशास्त्र के उदय के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो पहला कारक हम देखें यहाँ पे समाजशास्त्र। पहला कारक हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक परिस्थितियाँ। भाई समाजशास्त्र के उद्भव में या समाजशास्त्र के उदय में वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उन्हें हम अब जानने का प्रयास करेंगे। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय जो है 19वीं शताब्दी में हुआ, जब अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। समाज को समझने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। वास्तव में देखें आप तो समाजशास्त्र का जो उदय होता है वो 19वीं शताब्दी में होता है, और इसका उदय अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करते हुए किया। सन 1838 से पहले भी समाज के बारे में तमाम अध्ययन हुए। तमाम विद्वान ऐसे थे, तमाम सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ने जो है समाज के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए, लेकिन वो सारे के सारे अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते थे। अगस्त कॉम्ट एक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि समाजशास्त्र के पिता जो है वो अगस्त कॉम्ट कहलाते हैं। हम देखें तो भारत जैसे देश में अगर देखें, महाभारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया, उसके लेखक को जो है समाजशास्त्री नहीं माना गया या समाजशास्त्र का जनक नहीं माना गया, क्योंकि उसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं दिखाई देता। अगस्त कॉम्ट ने पहली बार समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। इस वजह से इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। यूरोपीय समाज उस समय फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण अनंत परिवर्तनों से गुजर रहा था। क्योंकि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, जिसके कारण से यूरोपीय समाज बड़ी तीव्र गति से बदल रहा था। किंतु इन दो क्रांतियों के पूर्व भी यूरोपीय समाज में 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अन्य दो क्रांतियाँ हुई थी। जिन दो क्रांतियों की हम बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, उन दो क्रांतियों के अतिरिक्त भी 14वीं शताब्दी अतिरिक्त भी या इससे पहले 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अन्य दो क्रांतियाँ हो चली थी, जिनको हम वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति में इसके भी महत्व को जुटलाया नहीं जा सकता। यूरोप में इन्हीं दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण, जिनको हम रेनेसां
आंदोलन के नाम से जानते हैं या पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसका मतलब वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के कारण यूरोपीय समाज में जो परिवर्तन आया, उन्हीं परिवर्तनों को हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित 4 प्रमुख सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं। अब आइए देखिए कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ आप देखें तो पहली सामाजिक परिस्थिति है जिसको हम देखेंगे वाणिज्य क्रांति। अभी हमने देखा जो है वाणिज्य क्रांति जो 14वीं शताब्दी में आज चली थी, जिसको हम देखते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन होता है सन 1450 से लेकर 1800 तक। फिर दूसरी क्रांति आती है जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं, ये आता है 1553 से 1687 के बीच में। और तीसरी क्रांति जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति, वो है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में आती है। फिर आता है औद्योगिक क्रांति जो 1760 से शुरू होता है, जो समाजशास्त्र के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं हम वाणिज्य क्रांति को। वाणिज्य क्रांति जो 1450 से लेकर 1800 ईस्वी तक मानी जाती है, उसमें वाणिज्य क्रांति का अभिप्राय 15वीं शताब्दी के बाद हुए व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से है। यूरोप में जो व्यापार और वाणिज्य में विस्तार हुआ 15वीं शताब्दी के बाद, उसका सीधा सा संबंध जाता है वाणिज्य क्रांति से। वाणिज्य क्रांति का संबंध 1450 से लेकर 1800 के बीच हुए घटनाओं से है। इसका मतलब जो वाणिज्य क्रांति है, इस क्रांति का सीधा सा संबंध जो है वो 1450 से लेकर 1800 के बीच जो यूरोप में परिवर्तन हुए, जो घटनाएं घटित हुई, जो परिवर्तन हुए, उन्हीं को हम जो है वाणिज्य क्रांति के नाम से जानते हैं। इस दौरान घटित होने वाली घटनाओं ने मध्यकालीन यूरोप में एकदम स्थिर पड़ी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक गतिशील करते हुए इसे विश्वव्यापी विस्तार प्रदान कर दिया। जो अर्थव्यवस्था यूरोप में स्थिर पड़ी हुई थी, उस अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान किया जो है इस वाणिज्य क्रांति ने, और इसका दुनिया में विस्तार, विश्वव्यापी विस्तार दिया, दुनिया में विस्तार किया। यह विस्तार इतना व्यापक और व्यवस्थित था कि इसे क्रांति का नाम दिया गया। और ये जो परिवर्तन हुआ बहुत ही व्यवस्थित था, बहुत ही व्यापक था, बड़े स्तर पे था, इस वजह से इसको क्रांति का नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखें कि यह विस्तार वास्तव में कुछ यूरोपीय देशों के द्वारा अपने न केवल आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के परिणाम स्वरूप किया गया, बल्कि विभिन्न देशों में वाणिज्य और व्यापार हेतु स्थल मार्ग के स्थान पर समुद्री मार्ग पर विशेष ध्यान देने के लिए किया गया। वास्तव में जो ये वाणिज्य क्रांति का विस्तार हुआ, वह जो है न केवल आर्थिक विस्तार बल्कि राजनीतिक विस्तार या राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने या उसको मजबूत करने के परिणाम स्वरूप भी किया गया। विभिन्न देशों से वाणिज्य और व्यापार हेतु स्थल मार्ग से जो व्यापार और व्यवसाय हो रहे थे, अब उसके अतिरिक्त जो है समुद्री मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यही वो दौर था जब वास्को डी गामा अफ्रीका से दक्षिणी तट होता हुआ सन 1948 में भारतीय तट पर पहुंचा। यही वो दौर था जब वास्को डी गामा दुनिया का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा जो है सन 1498 में। विभिन्न देशों ने दूसरे देशों से व्यापार को लेकर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जब दूसरे देशों ने दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया, या एक देश ने दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। वाणिज्य क्रांति के और आगे बढ़ने से पुर्तगाल तथा स्पेन, जिसकी स्थिति मध्यकाल में बहुत मजबूत थी, कमज़ोर होने लगी। अब उस समय जो दौर चला वाणिज्य क्रांति का, उस समय पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश जो है बहुत ही अपनी मजबूत स्थिति में थे, आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्थितियों से बहुत मजबूत थे, लेकिन अब उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। इधर यूरोप और विश्व में इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभुत्व का उदय हुआ। इस परिवर्तन के साथ साथ जहां पुर्तगाल तथा स्पेन का वर्चस्व कम होने लगा, वहीं यूरोप और इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों का प्रभुत्व, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के प्रभुत्व जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, उनका उदय हो गया, जिसमें व्यापारी आ गए, इसके साथ ही यूरोप में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने लगा। अब यहाँ बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ, नए नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से जो वर्ग उभर कर सामने आए, उसमें आप देखिए कि व्यापारी वर्ग आया, बैंकर आए, जहाज मालिक आए, पूंजी निवेशक वर्ग आया, ये सब उभर कर सामने आने लगे।
आर्थिक शक्ति मुख्य ताकत बन गई। जो आर्थिक शक्ति थी वो मुख्य ताकत बन गई। जिनके पास आर्थिक शक्ति थी वह राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली हो गए। अब यहाँ वो दौर आ गया, वो समय आ गया जब आर्थिक शक्ति को बहुत विशेष महत्व दिया जाने लगा और ये मान लिया गया कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसी के पास राजनीतिक शक्ति भी होगी। इस काल में राजतंत्र कमज़ोर हुआ। जो राजाओं का शासन था या जो राजतंत्र था वो कमज़ोर होने लगा। धर्म का प्रभाव जो है वो कम हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह यूरोपीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। अब ये जो प्रक्रियाएं चल रही थी ये यूरोपीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी, जो उपनिवेश के साथ साथ धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंच गई। धीरे धीरे व्यापार और व्यवसाय को लेकर एक दूसरे देशों का संपर्क बढ़ा, आवागमन बढ़ा और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलने लगा। अब आते हैं अगली क्रांति हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति, जो 1553 से लेकर 1887 तक का काल ड्यूरेशन बताती है। यहाँ देखें, पुनर्जागरण काल में ही वैज्ञानिक क्रांति की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण काल में ही जो है वैज्ञानिक क्रांति आ गई। पहले ही बताया गया आपको कि पुनर्जागरण काल की 2 क्रांतियाँ हैं और एक है वाणिज्य क्रांति और दूसरी है वैज्ञानिक क्रांति, जिसने न केवल मनुष्य के भौतिक जीवन में परिवर्तन किया बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति मनुष्य के परंपरागत विचारों में भी तार्किकता की ओर अग्रसर कर दिया। वास्तव में मनुष्य जब वैज्ञानिक क्रांति आई तो मनुष्य का भौतिक जीवन सुधरा या भौतिक जीवन में उनके परिवर्तन आया। प्रकृति और समाज के प्रति मनुष्य की परंपरागत विचारों में भी परिवर्तन हो गया। जब वैज्ञानिक क्रांति आई तो धीरे धीरे व्यक्ति ने जो है प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और धीरे धीरे विचार तार्किक होने लगे। लोग तार्किकता के आधार पर चीज़ों को देखने और समझने लगे। इससे विज्ञान के क्षेत्र में व्याख्या और समालोचना का दौर प्रारंभ हो गया। अब जो विज्ञान था उसके अंदर अब घटनाओं की व्याख्या, उसकी समालोचना जो है होनी प्रारंभ हो गई। इसका मतलब कि घटनाओं को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। यह अतीत से एक स्पष्ट विच्छेद था जो अतीत का यूरोप था। सामान्य तौर पे आप देखिए कि उस पूरी की पूरी व्यवस्था से विच्छेद हो रहा था और प्राचीन सत्ता को एक चुनौती थी। जो प्राचीन सत्ता कायम थी उसको एक चुनौती दी जा रही थी। इस दौरान चित्रकला का विस्तार हुआ, चिकित्सा, रासायनिक सिद्धांतों तथा समुद्री यात्रा हेतु खगोल पद्धति का विस्तार हुआ। ये वो दौर था जब चित्रकला का विस्तार हुआ, चिकित्सा का विस्तार हुआ, रासायनिक सिद्धांत निकल कर सामने आए और समुद्री मार्ग हेतु खगोली पद्धति का भी विस्तार किया गया। पुनर्जागरण काल के बाद वैज्ञानिक क्रांति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। अब पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्रांति की वजह से विभिन्न क्षेत्रों या लगभग यूँ कह लें कि यूरोप के जितने भी क्षेत्र थे, यूरोप के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। भौतिक तथा गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए जिनमें गैलीलियो का सिद्धांत था जो है, बाद में न्यूटन का सिद्धांत आता है। इसी प्रकार जीव विज्ञान में विलियम हार्वे का सिद्धांत आता है जो सन 1578 से 1687 के बीच उनका जीवन काल है। इन्होंने जो है, विलियम हार्वे ने जो है रक्त प्रवाह की खोज की थी। उसी तरह चार्ल्स डार्विन को देखें आप, जिनकी पुस्तक है जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, ये वही दौर था। इस प्रकार अन्य सिद्धांत भी केंद्र में आए जिसका प्रभाव साफ तौर पे अगस्त काउंट पे दिखता है, हर्बर्ट स्पेंसर पे दिखता है, इमाइल दुर्खिम पे दिखता है या अन्य सामाजिक विचारकों पर बहुत गहरा पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक सिद्धांतों और विचारों का उदय हुआ। अब जितने भी ये सिद्धांत आपने देखे, पीछे जितने भी सिद्धांत आपको बताए जा रहे हैं, गैलीलियो का सिद्धांत हो गया, न्यूटन का सिद्धांत हो गया, विलियम हार्वे का जो है रक्त प्रवाह की जो खोज की उसका, चार्ल्स डार्विन के जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का सामाजिक विचारक, जो प्रमुख सामाजिक विचारक उस समय के थे, उन पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा, जिनमें अगस्त काउंट का नाम, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और अन्य बहुत सारे सामाजिक विचारक हैं जो इन सिद्धांतों से बहुत ही प्रभावित हुए और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हीं के आधार पर जो है सामाजिक विचारों का भी उदय होना प्रारंभ हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखें, तीसरा हम देखें
तीसरा हम देख रहे हैं जो सामाजिक कारक है, और तीसरा कारक हमारा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति। ये 1789 में शुरू हुई। अब यहाँ पे आप देखें, फ्रांस की जनता जो थी वो राजा लुई 16वां के अत्याचार से क्रुद्ध होकर 14 जुलाई सन 1789 को अत्याचार के प्रतीक बास्तिल जेल को तोड़कर कैदियों को मुक्त करा दिया। अब फ्रांस की जो जनता थी, जो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत होती है, उस समय जो राजा था वो लुई 16वां था, और उसके अत्याचार से फ्रांस के लोग बहुत ही पीड़ित थे। फ्रांस के लोग, लुई 16वां ने फ्रांस के ऐसे लोगों को जो उनके विरोधी थे, सबको जो है धीरे धीरे करके जो है अपने सभी विरोधियों को जो है वो बास्तिल जेल में जो है वो बंद करता रहा। बाद में जनता जब क्रुद्ध हुई, त्रस्त हुई, तो उन्होंने जो है 14 जुलाई सन 1789 को उस बास्तिल जेल को तोड़कर जो है उन कैदियों को, या यूँ कह लें कि राजा के विरोधियों को जो है वो वहाँ से मुक्त करा लिया, जिससे फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात हुआ। और यहीं से जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसका मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है वो 14 जुलाई सन 1789 से मान ली जाती है। इस क्रांति का जो नायक था वो था नेपोलियन। नेपोलियन के नेतृत्व में जो है फ्रांस की क्रांति जो है वो हुई थी। इस क्रांति में वाल्टमेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये उस समय के दार्शनिक थे जिन्होंने इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है वो लिखी। उसी तरह यहाँ देखिए विधि की आत्मा, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है जो उसी दौर में की गई। फिर यहाँ देखिए सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर नई सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसका मतलब कि इस क्रांति की वजह से, या फ्रांसीसी क्रांति की वजह से, जो सामंतवादी व्यवस्था थी यूरोप में, वह सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके स्थान पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति ने मानव संघर्ष के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। इस क्रांति ने क्या किया, मानव संघर्ष के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तथा समानता जैसे विचार फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। ये जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, भाईचारे का विचार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबके समाज में सब लोगों के बीच समानता होनी चाहिए, सारे विचार कहाँ से निकल के आए, तो वो आए फ्रांसीसी क्रांति से निकलकर। इसे समझने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना आवश्यक है। अब जो इसको समझना चाहते हैं हम, तो निश्चित है कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखें वो पहलू कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से वो पहलू की बात करें हम, तो पहला पहलू आता है वह फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। वास्तव में उस समय का फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था, उसका स्वरूप किस प्रकार का था। दूसरा हम देखेंगे फ्रांसीसी समाज में राजनीतिक पहलू, फ्रांसीसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। फिर हम देखेंगे इसमें फ्रांसीसी समाज में आर्थिक पहलू किस प्रकार का था, या यूँ कह लें कि फ्रांसीसी समाज की अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी। फिर हम देखेंगे के रूप में फ्रांसीसी समाज में बौद्धिक विकास के पहलू किस प्रकार के थे, किस प्रकार के बौद्धिक विकास उस समय हो रहे थे। चलिए अब इसी को बारी बारी से हम देखते हैं। अब यहाँ देखें हम पहला जो अभी बताया गया आपको कि फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप क्या था। तो यहाँ देखिए परंपरागत समाज, फ्रांसीसी समाज सामंतवादी समाज था। परंपरागत जो फ्रांसीसी समाज था वो एक सामंतवादी समाज था, जो संपत्ति समूहों, एस्टेट बोलते हैं, संपत्ति समूहों एस्टेट के रूप में 3 भागों में बटा हुआ था। प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्गों से अधिकारों, प्रतिबंधों आदि के दृष्टिकोण से बहुत अलग था। अब यहाँ देखिए जो परंपरागत समाज था वो सामंतवादी समाज था, और वो 3 समूहों में बटा हुआ था, जिसको हम संपत्ति समूह या एस्टेट के रूप में जानते हैं जो है। अब यहाँ देखें कि जितने भी ये संपत्ति समूह थे, सबके अधिकार अलग अलग थे, सबके प्रतिबंध अलग अलग थे, और सबके प्रति समाज का दृष्टिकोण अलग अलग था। अब यहाँ देखें, इसी को हम समझने के लिए तीन जो है संपत्ति समूहों को हम समझें कि कौन कौन से वर्ग थे, उसमें क्या सुविधाएं थी, वहाँ क्या व्यवस्थाएं थीं, और किस प्रकार से वहाँ
अधिकार और प्रतिबंध लगाए गए थे। तो आप पहला यहाँ पे देखेंगे प्रथम संपत्ति समूह या पहला एस्टेट बोलते हैं, इस वर्ग में धार्मिक नेता सम्मिलित थे। निश्चित रूप से यूरोपीय समाज जैसे धर्म की प्रधानता थी तो सबसे ऊपर इसी वर्ग से संबंधित लोगों को रखा गया था। यह समूह विभिन्न प्रकार के वर्गों जैसे कार्डिनल, आर्क बिशप, एवट आदि में विभक्त था। इन वर्गों का जीवन अत्यंत ही वैभवपूर्ण और विलासितापूर्ण था। धार्मिक जीवन के बजाय इन्हें राजनीतिक जीवन अधिक पसंद था। छोटे धार्मिक नेताओं को अधिक काम करना पड़ता था और निर्धनता का दंश भी इन्हीं को झेलना पड़ता था। ये जो वर्ग था वो सबसे ऊपर का वर्ग था, वैभवपूर्ण वर्ग था, समाज में इनका सम्मान था, वैभवपूर्ण वर्ग था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इनका जीवन धार्मिक जीवन के बजाय ये राजनीतिक जीवन को अधिक पसंद करते थे। यूँ कह लें कि राजनीतिक हस्तक्षेप इनका ज़्यादा हुआ करता था। और जो इन वर्गों में जो छोटे धार्मिक नेता हुआ करते थे, सबसे अधिक काम उन्हीं को करना पड़ता था और सबसे कम हिस्सा उन्हीं को मिलता था। यूँ कह लें कि वो निर्धनता का दंश भी वही झेलते थे, काम अधिक करते थे और निर्धनता का अंश भी वही झेलते थे। इसके बाद हम देखें, थोड़ी सी दिक्कत हुई है। दूसरा देखें हम जो है, तो दूसरा वर्ग आता है आपका जो है, और वो है दूसरा संपत्ति समूह या एस्टेट। इस वर्ग में नोबल थे। नोबल की दो श्रेणियां थीं। पहली नोबल श्रेणी शास्त्रों से तथा दूसरी नोबल श्रेणी वस्त्रों से पहचाने जाते थे। अब यहाँ पे आप देखें कि दूसरी संपत्ति समूह में दो वर्ग थे जिनको हम नोबल कहते हैं। एक नोबल होता था और नोबल की दो श्रेणियाँ होती थीं। पहला नोबल श्रेणी जो है शास्त्रों से तथा दूसरा नोबल श्रेणी जो है वो अपने वस्त्रों से पहचाने जाते थे। पहले श्रेणी के नोबल बड़े भूस्वामी थे। जो बड़े भूस्वामी बूढ़े जमींदार हुआ करते थे वो जो है पहले नोबल में आते थे। वह सैद्धांतिक रूप से जनता के रक्षक थे किंतु वास्तव में उनका शोषण करते थे। उस समय जो यूरोपीय समाज था वास्तव में इनको जो है जनता की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, लेकिन ये जो है वास्तव में उनका शोषण किया करते थे और सारा काम किसानों से करवाते थे। ये बड़े शान शौकत से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और फिजूल खर्ची इनकी पहचान थी। और ये जो है बड़े शान शौकत से रहते थे, किसानों से अपना सारा काम करवाते थे और फिजूल खर्ची इनकी पहचान थी। विलासितापूर्ण जीवन ये अपना व्यतीत करते थे। दूसरे श्रेणी के नोबल जन्मजात नोबल नहीं थे। दूसरे श्रेणी के जो नोबल होते थे वो जन्मजात नहीं होते थे, बल्कि वो अपनी क्षमता से उसको अर्जित करते थे। उन्हें नोबल की पदवी दी जाती थी या यूँ कह लें कि नोबल की पदवी वो अपनी क्षमता से प्राप्त करते थे। वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश होते थे। इनमें से कुछ लोग उदार तथा प्रगतिशील थे। उन्हें जो पदवी उनको दी जाती थी, जो नोबल बनाए जाते थे, उनको मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की पदवी उनको दी जाती थी। और इनमें से कुछ लोग बहुत ही उदारवादी होते थे, प्रगतिशील विचार रखते थे, क्योंकि वो आम लोगों के बीच से उन्नत करके इस पदों पर पहुँचे होते थे। क्योंकि इनका लगाव जो है आम लोगों से होता है, उन्हीं लोगों के बीच से उठकर ये जो है आते हैं, इस वजह से उनके प्रति उदारता ये बरतते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो है तीसरा स्टेट समूह हम देखें, जो है तीसरा संपत्ति समूह या एस्टेट समूह। समाज के शोषित लोग इस वर्ग में सम्मिलित थे। इनमें आप देखें तो किसान हैं, व्यापारी हैं, कारीगर हैं तथा अन्य लोग थे। किसान रात दिन परिश्रम करते थे और भारी कर भी चुकाते थे, जिससे इनका गुजर बसर करना अत्यंत ही मुश्किल था। ये तीसरा वर्ग था जो किसानों का वर्ग था, छोटे व्यापारियों का वर्ग था, कारीगरों का वर्ग था, जो दिन रात परिश्रम करते थे, भारी कर भी चुकाते थे। राजा के द्वारा लगाए गए करों का भुगतान इनके द्वारा, भारी करों का भुगतान भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पाते थे। राजाओं, धार्मिक नेताओं और नोबलों के द्वारा इनका शोषण होता था। अब जितने भी ऊपर के वर्ग थे इनके, चाहे वो राजा था, चाहे वो धार्मिक नेता था, चाहे वो नोबल थे, सभी इन लोगों का शोषण किया करते थे। किसान उनके सामने लाचार थे। किसान के मुकाबले मध्यम वर्ग की दशा काफ़ी बेहतर थी। मध्यम वर्ग बदलती परिस्थितियों का भरपूर लाभ
और अमीर वर्ग के रूप में उभर कर सामने आने लगा। जो मध्यम वर्ग था, थोड़ा चालाक वर्ग था, वो धीरे धीरे परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वो अमीर वर्ग के रूप में उभर कर सामने आने लगा। इसके बाद भी धार्मिक गुरुओं और नोबलों की तुलना इनकी स्थिति में अत्यंत ही निम्न थी। भले ही ये जो है अमीर वर्ग में शामिल हो रहे थे, लेकिन धार्मिक गुरुओं और नोबलों की तुलना में इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही निम्न थी, क्योंकि सामाजिक मान्यताएं धर्म गुरुओं और नोबलों को प्राप्त थी। धार्मिक नेताओं और नोबलों की कुल आबादी केवल 2% थी। जो धार्मिक नेता थे, जो नोबल थे, उनकी आबादी केवल 2% थी, किंतु लगभग 45% संपत्ति के मालिक थे। जो संपत्ति थी यूरोप की, उसके 45% संपत्ति के मालिक केवल 2% धार्मिक गुरु और नोबल लोग थे। किसान की आबादी 80% थी, किंतु उनके पास केवल 30% संपत्ति थी। 80% आबादी के पास केवल 30% संपत्ति जो है थी। ऊपर से धर्मगुरुओं और नोबलों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। ये भी एक समस्या थी। संपत्ति उनके पास अधिक थी, कमाई उनकी अधिक थी, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। दूसरी तरफ किसानों को आयकर, चुंगी कर, भूमि कर, साथ साथ गिरजाघर और सामंतों को भी कर देना पड़ता था। जितने भी प्रकार के कर राजा या धर्मगुरु लगाते थे, उन सभी प्रकार के करों का भुगतान जो है किसानों को करना पड़ता था। इससे पता चलता है कि उस समय 80% किसान गरीबी और बदहाली से त्रस्त थे। राजनीति में इन वर्गों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये जो वर्ग था 80%, वो जो है गरीबी और बदहाली से जो है एकदम से त्रस्त था, और राजनीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इनका नहीं हुआ करता था। आइए अब देखें फ्रांसीसी समाज में राजनीतिक पहलू। यहाँ देखें आप, फ्रांसीसी समाज में राजनीतिक पहलू क्या थे। तो यहाँ देखें, प्रत्येक परंपरागत समाज की भांति फ्रांसीसी समाज में भी राजा को दैवीय अधिकार की मान्यता प्राप्त थी। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस में बोर्बन राजवंश ने शासन किया। राजा के शासन में आम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका काम केवल तरह तरह से राजा तथा नोबल वर्गों की सेवा करना था। राजा का हुक्म ही कानून था। मनमाने शोषण से आम लोग त्रस्त थे। ये वहाँ की जो है राजनीतिक पहलू थे, क्योंकि राजा को दैवी अवतार माना जाता था या ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसको दैवी अधिकार प्राप्त थे। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोर्बन राजवंश ने शासन किया। राजा का जो हुक्म होता था वही कानून होता था। राजा को सारे अधिकार प्राप्त थे। जनता को किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया गया था। उनका काम केवल विभिन्न प्रकार से राजाओं और नोबलों की सेवा करना था। इस प्रकार से देखें तो जनता का भरपूर शोषण या मनमाने तरीके से शोषण इसके अंतर्गत हो रहा था। चलिए आइए देखते हैं हम जो है फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू किस प्रकार के थे। तो यहाँ देखें कि लुईस 14वां के शासनकाल से ही फ्रांस में राजाओं ने कई लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे काफ़ी धन खर्च हुआ। अब लुईस 14वां का जब शासनकाल शुरू होता है तो फ्रांस में राजाओं की आपसी लड़ाई शुरू होती है। लंबी लड़ाइयाँ चलती हैं, जिसमें काफ़ी धन जो है वो खर्च होता है। सन 1715 में लुई 14वां की मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चली थी। सन 1715 में लुईस 14वां की मृत्यु होती है। उस समय जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चली थी। लुई 15वां हालत में सुधार लाने के बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम चलाया। लुई 14वां के बाद जब लुई 15वां शासक हुआ तो वो आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय वो महाजनों से कर्ज लेकर अपने भोग विलास को जो है वो पूरा करने लगा। अपने भोग विलासपूर्ण जीवन को जो है वो व्यतीत करने लगा। फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट से गुजर रहा था, इसकी व्याख्या लुई 15वां के मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय से स्पष्ट होता है। जो आर्थिक संकट था लुई 15वां के समय में, उस संबंध में जो लुईस 15वां ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा, इसका मतलब कि जिस प्रकार के फ्रांस की आर्थिक स्थितियां चल रही थी उससे लुई 15वां ने स्पष्ट कर दिया था कि फ्रांस की तबाही निश्चित हो चली है। जो है लुई 16वां एकदम कमज़ोर और प्रभावहीन राजा था। इसके बाद लुई 16वां आता है, जो बहुत ही निष्प्रभावी और कमज़ोर जो है वो राजा था, और जिसने फ्रांस को दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। लुईस 15वां का जो दिवालिया सरकार थी, जो अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से टूट चली थी,
वह दिवालिया सरकार या वह दिवालिया राजसत्ता जो है वो लुई 16वां को मिली। ऊपर से वो एकदम से कमज़ोर और प्रभावहीन शासक था और विलासितापूर्ण जीवन जीता था। साथ ही उसकी शादी जो है महारानी अंतोनेट से हुई, जो लुई 16वां के साथ साथ वो भी फिजूल खर्ची में माहिर थी। उसका एक वक्तव्य मशहूर है जिससे स्पष्ट होता है कि उसका समाज से कोई लगाव नहीं था या समाज के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी या समाज की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से उसका कोई लगाव नहीं था। एक महत्वपूर्ण बयान है उसका जो महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। उसने कहा था, जब फ्रांस की जनता, भूखी जनता जब राजा के सामने रोटी मांगने गई तो महारानी ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड या रोटी नहीं है तो तुम केक खा लो। इससे साफ झलकता है कि जो महाराजा और महारानी थे वो समाज के प्रति जो है गैर जिम्मेदार थे और किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या की जानकारी उन्हें नहीं थी। आइए आगे देखते हैं जो है द फ्रांसीसी समाज में बौद्धिक विकास का पहलू। 18वीं शताब्दी के अन्य यूरोपीय देशों की भांति फ्रांस में भी तर्क और बुद्धि के युग में प्रवेश कर दिया था। फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश कर लिया था। इसका मतलब 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप भी जो है वो तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश कर गया था या तार्किकता के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास जो है वो किया जाने लगा था। यहाँ आप देखें उस समय के कुछ दार्शनिक जो तर्कवादी थे जिनका ये विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। अब यहाँ तर्कवादी विचारक थे जो ये मानते थे कि सत्यता को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। इन दार्शनिकों के विचारों का फ्रांसीसी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये जो विचारक थे, इन विचारकों का फ्रांस की जनता पर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें से कुछ दार्शनिक जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में अपने विचार व्यक्त किए। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसमें इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसका एक जगह पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने की स्थिति में राजाओं की तरह से उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रिटिश दार्शनिक लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अधिकार हैं। मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं। उसी तरह लॉक को आप देखें तो वो कहते हैं कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा छीने नहीं जा सकते। इसका मतलब कि अगर आप समाज में जो लोग हैं उनके अपने कुछ अधिकार होते हैं और वह किसी भी सत्ता के द्वारा छीने नहीं जा सकते। और वो अधिकार कौन से हैं? तो जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब इन अधिकारों को जो है किसी भी सत्ता के द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए, छीना नहीं जा सकता है। किसने कहा? तो कहा लॉक ने। चलिए, फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन किया किसने जो है? तो वॉल्टेयर ने किया। रूसो ने अपने विश्वविख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि किसी देश की जनता को अपना शासन चुनने का अधिकार है, अपना शासक चुनने का अधिकार है। और रूसो ने जो है प्रजातंत्र की बात कही और कहा कि किसी भी देश की जनता को ही अपना शासक चुनने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अन्य विचारकों के प्रभाव के कारण फ्रांसीसी समाज में अमूलचूल परिवर्तन हुए। इसी तरह के तमाम विचार और निकल के आए जिसकी वजह से जो है फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन हुआ। आइए देखें औद्योगिक क्रांति। ये जो है चौथा आपका है औद्योगिक क्रांति। ये जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। औद्योगिक क्रांति सन 1760 के आसपास से ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। ये प्रश्न पूछता है आपको कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ हुई सन 1760 में। कहाँ से? तो वो ब्रिटेन से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? तो वो इंग्लैंड में आई। फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब ये जो क्रांति आई 1760 में,
वो जो सबसे पहले ब्रिटेन से प्रारंभ होती है, सबसे पहले आती है जो है इंग्लैंड में। और किस क्षेत्र में आती है, तो वो जो है कपड़े के क्षेत्र में आती है, बुनाई के क्षेत्र में आती है, कपास उद्योग के क्षेत्र में आती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है यूरोपीय देश से होते हुए ये अन्य महाद्वीपों की ओर बढ़ती है और सभी महाद्वीपों के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के फलस्वरूप शहरों के विकास के कारण यूरोप में वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अब इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज की गई, साथ साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ और वस्तुओं की मांग बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। कपड़ा जैसे परंपरागत उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण पहले घर पर होता था, परंतु मांग बढ़ने के साथ साथ ये उत्पादन अब बड़े स्तर पर किया जाने लगा। अब कपड़ा उद्योग, हमने कहा आपसे कि जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो कपड़ा उद्योग में आई थी। तो कपड़ा जैसा उपभोक्ता वस्तु जो है, जो पहले घर में बनाई जाती थी, घर में बुनाई होती थी उसकी, अब वो बड़े स्तर पर मांग बढ़ने के कारण जो है अब उसको बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। इस प्रकार समाजशास्त्र के उदय में, अब यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार समाजशास्त्र के उदय में फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में आती है और औद्योगिक क्रांति जो 1760 से 1840 के बीच मानी जाती है का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उक्त दोनों क्रांतियों के समय अंतराल को प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रबोधन युग क्या है, तो जो दो क्रांतियों का प्रभाव काल रहा यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन्हीं दो क्रांतियों के प्रभाव को हम प्रबोधन युग के नाम से जानते हैं, जिसके लिए बढ़ता हुआ वैज्ञानिक या तार्किक ज्ञान प्रमुख कारक बना। ये जो प्रबोधन युग था, इसमें प्रमुख रूप का जो प्रभाव था वो वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान का था। इसी प्रकार वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो वाणिज्य और वैज्ञानिक क्रांति आई थी उसका भी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसे पुनर्जागरण काल रैनसा के नाम से जाना जाता है। इन दो क्रांतियों का प्रभाव काल जो रहा वो जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। धर्म समाज को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध होने लगा था। इसका मतलब कि धर्म जो है समाज को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी समाज पूर्ण रूप से विखंडित हो चला था। अब जब धर्म का नियंत्रण हटा तो समाज पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो गया या समाज पूर्ण रूप से अब विखंडित हो गया। फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब समाज को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए या सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, यह समझ में नहीं आ रहा था। अतः समाज को नए सिरे से नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति सन 1838 में हुई। अब समाज को नए सिरे से नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए क्या किया गया, तो एक नवीन समाज विज्ञान को जन्म दिया गया अगस्त कॉम्ट के द्वारा, जिसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, और उसका जन्म हुआ सन 1838 में। आइए हम देखें समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारक। तो यहाँ समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारकों को हम देखें तो 3 कारक प्रमुख रूप हैं इसके। 3 कारकों में हम देखें तो राजनीति का दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास के जैविक सिद्धांत, ये जो है 3 आपके जो है बौद्धिक कारक हैं। इन्हीं 3 बौद्धिक कारकों को हम देखते हैं। तो आए यहाँ पहला हम देखते हैं राजनीति का दर्शन। यहाँ देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की। रूसो ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू ने जो है विधि की आत्मा की रचना की। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर नए सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। अब यहाँ पे आप देखें कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहले भी हमने बताया आपको जो है। तो रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया इन्होंने। मॉन्टेस्क्यू की अपनी पुस्तक थी विधि की आत्मा। और उसके साथ साथ देखें आप जो है तो जो सामंतवादी समाज था,
यूरोप का जो सामंतवादी समाज था वो परिवर्तित हुआ और वह स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आधार पर एक नए सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ वहाँ पे। इस फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसने जो है राजतंत्र को ख़त्म करके समाप्त करके जो है प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे आप देखें, अगला देखिए इतिहास का दर्शन। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, जो है समय बहुत अधिक हो रहा है, तो इतिहास का दर्शन आप देखें तो अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद, सभी ने अपने समाज शास्त्रीय लेख में इस बौद्धिक प्रवृत्ति के प्रभाव को प्रतिबिंबित किया है। इसका मतलब इतिहास के दर्शन की अगर हम बात करें तो इतिहास के आधार पर जो है समाज की व्याख्या की गई है। उसमें हम देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर का त्रिस्तरीय नियम आता है, अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम आता है, गलत हो गया है। हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत आता है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को इतिहास के आधार पर जो है समाज की व्याख्या जो है की गई है, वर्तमान को समझने का प्रयास किया गया है, भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है तीसरा, उद्विकास के जैविक सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खीम ने अपने लेख में इस बौद्धिक प्रवृत्ति को दर्शाया है। दोनों ने सावयव के रूप में समाज की अवधारणा को व्यक्त किया है। उद्विकास का जैविक सिद्धांत जो दिया है वो हर्बर्ट स्पेंसर की हम बात करते हैं, इनका उद्विकासीय सिद्धांत है। दुर्खीम की हम बात करते हैं। इन दोनों ने जो है शरीर और समाज, जीव के शरीर और समाज के बीच समानता को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसने सामाजिक विकास शब्द के निर्माण को जन्म दिया। और यहीं से सामाजिक विकास शब्द का निर्माण जो है वो शुरू होता है। आइए देखें सामाजिक सर्वेक्षण क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें सामाजिक सर्वेक्षण, तो देखते हैं ये आधुनिक समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये आधुनिक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसने तर्क दिया कि सामाजिक परिस्थितियों के ज्ञान के माध्यम से ही समाज में व्याप्त समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया जा सकता है। इसका मतलब कि सामाजिक परिस्थितियों को वैज्ञानिक ढंग से समझकर ही हम व्याप्त समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार समाज से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक तरीके से ही सबसे सटीक और वस्तुनिष्ठ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। इसका मतलब कि समाज के बारे में जो वैज्ञानिक ज्ञान है, समाज के बारे में जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, वो वैज्ञानिक ढंग से ही प्राप्त किया जा सकता है। समाजशास्त्र मूल रूप से सामाजिक परिवर्तनों और समाज पर उनके प्रभावों को दर्शाने वाले महान विचारकों के विचारों के उत्पाद के रूप में विकसित हुआ। जो समाजशास्त्र है वह जो है मूल रूप से किस लिए उत्पन्न हुआ, तो जो सामाजिक परिवर्तन है और समाज पर उन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को दर्शाने के लिए विचारकों ने जो विचार व्यक्त किए, उसी से जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे और जल्दी जल्दी हम इसको देखते हुए चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले वीडियो में भी था, महत्वपूर्ण है, चूँकि 301 में हम इसको पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे कहाँ के विचारक थे, तो फ्रांस के विचारक थे। अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम क्या है, तो अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे का जीवन काल क्या है, तो जन्म 1798 और मृत्यु 1857। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो अगस्त कॉम्टे ने किया। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो सन 1838 में हुआ। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया, तो पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी। द सोशल ऑर्डर जो 1970 में लिखी गई, उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है रॉबर्ट बीरस्टीड। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन आप देखें, किसका कथन है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है लेकिन उसका अतीत काफ़ी प्राचीन है, तो ये कहा था रॉबर्ट बीरस्टीड ने। पिछले वीडियो में भी ये दोहराए गए हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब देखें द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है टी.बी. बोटो मोर। उसी प्रकार 11वां क्वेश्चन, किसका कथन है कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, यह है टी.बी. बोटो मोर। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं प्लेटो। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है अरस्तु। किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कहा था
अरस्तु ने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने परिवार को सामाजिक जीवन का आधारभूत इकाई माना है? तो वह है अरस्तु। मनुस्मृति की रचना किसने किया था? तो मनु ने किया है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो कौटिल्य हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, जो 1762 में आई? वह है रूसो। सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमस हॉब्स और लॉक ने दिया है। आइए आगे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन पे देखें तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं सर थॉमस मूर। द न्यू साइंस पुस्तक के लेखक हैं बिको। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। 27 देखें आप। सन 1838 से पहले अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? तो वो नाम था सामाजिक भौतिकी। आइए आगे देखते हैं हम जो है 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखें आप जो है सामाजिक भौतिकी शब्द का सर्वप्रथम सन 1935 में किसने प्रयोग किया था? तो वो थे एडोल्फ क्वेटलेट। अगस्त कॉम्टे के गुरु कौन है? तो वो सेंट साइमन सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित अध्ययन हेतु नया विज्ञान विकसित करना चाहते थे, जिसे उन्होंने नाम क्या दिया था? तो सोशल बायोलॉजी नाम दिया गया था। सन 1843 में समाजशास्त्र का परिचय इंग्लैंड से करवाया था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने करवाया था। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी मानी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी के लेखक कौन है? तो वह हर्बर्ट स्पेंसर हैं। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेस्टर वार्ड हैं। अब आए अगले पे चलते हैं हम जो है। तो यहाँ देखें 36वां क्वेश्चन। समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्रियों में नाम आता है अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। 37 देखें। सावयव के रूप में समाजशास्त्र की अवधारणा को व्यक्त किया है, तो वह इमाइल दुर्कीम और हर्बर्ट स्पेंसर अभी हमने देखा। एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन या अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो सन 1876 में येल विश्वविद्यालय में। 39 देखें आप। एक अलग विषय के रूप में येल विश्वविद्यालय में किसके नेतृत्व में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो वो है समनर के नेतृत्व में। अब आइए देखिए 40वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ हुई? तो 1879 शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में। अब यहाँ पे आप देखें पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू कराने का श्रेय किसको है? तो स्मॉल को है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। सन 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जीएस घुरिये ने। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1921 में। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? राधाकमल मुखर्जी। टीबी बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के 2 कारक बताए। वो कौन कौन से हैं? तो एक सामाजिक कारक बताया था उन्होंने और एक बौद्धिक कारक बताया था। आइए 53 को देखें। समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति आपने देखा था, औद्योगिक क्रांति आपने देखा, वाणिज्य क्रांति आपने देखा और वैज्ञानिक क्रांति आपने देखा। 4 थे समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक: फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। आगे आए समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक कारक क्या थे? तो हमने देखा राजनीति का दर्शन था, इतिहास का दर्शन था, उद्विकासवाद था और सामाजिक सर्वेक्षण था। 55 देखें। समाजशास्त्र के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब आइए 49 पे। सन 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन जीएस घुरिये, संभवतः ये दोहरा दिया गया है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है 56 पे आते हैं। तो यहाँ देखें सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस उद्योग क्षेत्र में हुई? तो वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। यूरोप में किन 2 क्रांतियों से हुए सामाजिक परिवर्तन को पुनर्जागरण या रेनेसां काल के नाम से जाना जाता है? तो वह वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। बताया गया आपको जो है 58 सन 1450 से लगभग सन 1800 के बीच हुए घटनाक्रम का संबंध वाणिज्य क्रांति से है।
वाणिज्य क्रांति से है। यूरोप में किन दो क्रांतियों से हुए सामाजिक परिवर्तनों को प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है? तो वह फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात हुआ 14 जुलाई सन 1789 को। फ्रांसीसी क्रांति का नायक कौन था यहाँ? तो नेपोलियन था। फ्रांसीसी क्रांति में किन दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का रहा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो ये हो गया आपका परंपरागत फ्रांसीसी समाज था। तो आप जानते हैं सामंतवादी समाज था। मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय किसका है? तो लुई 15वां का है। यदि तुम्हारे पास ब्रेड या रोटी नहीं है तो केक खा लो, यह मूर्खतापूर्ण कथन किसका था? तो महारानी अंतोनेट, जो लुई 16वां की पत्नी थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो वो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। अब यहाँ पे देखें किसने समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो वो थे इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्री को किसने सामाजिक इंजीनियर शब्द से संबोधित किया? तो वह है इमाइल दुर्खिम। आइए अंतिम स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जो है। तो अंतिम स्लाइड आप देखें तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब आई? तो 1760 में। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इटली से हुई। तो ये आपका समाप्त हुआ वीडियो जो है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।